हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विस्फन से कहते हैं लगभग समान आवृत्ति वाले दो स्रोतों द्वारा उत्पन्न विस्फंदों की आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों मैं लिख रहा हूँ मूल अवधारणा। बच्चों यह प्रश्न आधारित है विस्फंद पर। और बच्चों हमें यहाँ पर इस विस्फंद को ही परिभाषित करना है और समान आवृत्ति वाले दो स्रोतों द्वारा उत्पन्न विस्फंदों की आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लें कि विस्फंद क्या होता है। तो पहले हम लिखेंगे परिभाषा विस्फंद की। देखिए बच्चों, जब भी किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में होने वाले आवर्ती परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव की परिघटना को विस्फंद कहते हैं। तो बच्चों, जब भी किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता, बच्चों बात हो रही है माध्यम के किसी बिंदु पर। हम यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी एक जहाँ पर ध्वनि की तीव्रता में क्रमिक परिवर्तन होगा, आवर्ती परिवर्तन होगा, यानी कि जो ध्वनि की तीव्रता है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बच्चों इस परिघटना को ही कहा जाता है विस्फंद। बच्चों इस चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास लगभग दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगें हैं बच्चों, और ये एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। जब बच्चों ये अध्यारोपित होंगी, जिनकी आवृत्ति में बहुत मामूली सा अंतर होता है, इसलिए हमने लिखा है लगभग समान आवृत्ति। तो बच्चों इसे क्या होगा, जहां पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी बच्चों, वहां पर ध्वनि की तीव्रता शून्य हो जाएगी। और जहां पर बच्चों ध्वनि तरंगे समान कला में मिलेंगी बच्चों, देखिए यहाँ पर ये समान कला में मिल रही है तो तीव्रता ज्यादा हो जा रही है, यहाँ पर ये विपरीत कला में मिल रही है बच्चों तो तीव्रता शून्य हो जा रही है।
तो बच्चों यहाँ पर ध्वनिक तीव्रता तीव्र है, यहाँ पर ध्वनिक तीव्रता बहुत कम होगी या हो सकता ना हो। तो बच्चों एक ही बिंदु पर ये जो क्रमिक परिवर्तन हो रहा है ध्वनि की तीव्रता में, इसे ही कहा जाता है बच्चों विस्पंद। तो चलिए बच्चों अब हम विस्पंद समझ गए हैं। अब हम समझ लें कि विस्पंद काल क्या होता है। चलिए समझ लेते हैं विस्पंद काल। विस्पंद काल, देखिए बच्चों विस्पंद काल क्या होगा। विस्पंद काल बच्चों एक उतार व चढ़ाव, एक उतार व चढ़ाव को मिलाकर एक विस्पंद बनता है। एक विस्पंद बनता है। बच्चों हमने क्या कहा कि एक उतार और एक चढ़ाव, तो बच्चों ये है चढ़ाव और एक ये है उतार। तो एक उतार और एक चढ़ाव को मिलाकर बनता है एक विस्पंद। और बच्चों देखिए हम आगे क्या लिख रहे हैं कि दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों, दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों, दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच समय अंतराल को विस्पंद काल कहते हैं। विस्पंद काल कहते हैं। देखिए बच्चों दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच का समय का जो अंतर है उसे कहा जाता है विस्पंद काल। उसे कहा जाएगा बच्चों विस्पंद काल। ठीक है बच्चों, देखिए ये है तीव्र ध्वनि और पुनः जब यह तीव्र ध्वनि है दोनों के बीच समय का जो अंतर होगा, समय का जो अंतर है उसे कहेंगे हम विस्पंद काल। चलिए बच्चों अब हम समझ लेते हैं आवृत्ति को, क्या होगी आवृत्ति। तो ये बच्चों बात करते हैं विस्पंद आवृत्ति की। विस्पंद आवृत्ति, विस्पंद आवृत्ति, तो देखिए बच्चों विस्पंद आवृत्ति क्या होगी। प्रति सेकंड सुनाई देने वाले, प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या, विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। तो बच्चों हमने परिभाषित किया कि विस्पंद क्या है, परिभाषित किया विस्पंद काल क्या है और हमने परिभाषित किया कि विस्पंद आवृत्ति क्या है। अब बच्चों वक्त है लगभग समान आवृत्ति वाले जब दो स्रोतों द्वारा विस्पंद उत्पन्न होगा तो उसकी आवृत्ति के लिए हमें व्यंजक याद करना है। तो चलिए मान लेते हैं बच्चों कि दो ध्वनि तरंगे क्रमशः हम ले लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास दो ध्वनि तरंगे हैं जिनके समीकरण क्रमशः y1 बराबर a sin ओमेगा 1t और y2 बराबर a sin ओमेगा 2t द्वारा दिया जाता है। बच्चों दोनों के आयाम बराबर हैं और अब यहाँ पर बच्चों जो ओमेगा होता है हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, यहाँ पर n आवृत्ति है तो हम ओमेगा 1 बराबर लिख सकते हैं 2 पाई n1 और ओमेगा 2 बराबर लिख सकते हैं बच्चों 2 पाई n2। तो इस प्रकार से y1 बराबर हो जाएगा बच्चों a sin 2 पाई n1t और y2 बराबर हो जाएगा बच्चों a sin 2 पाई n2t। तो बच्चों ये है हमारे दो ध्वनि तरंगे और इन ध्वनि तरंगों का ही होगा अध्यारोपण। याद रखिएगा बच्चों इनकी आवृत्ति में बहुत मामूली सा अंतर है।
तो बच्चों जब इनका अध्यारोपण होगा तो हम लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बच्चों अध्यारोपण के सिद्धांत से जो परिणामी विस्थापन होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से जो परिणामी विस्थापन होगा बच्चों, वो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, अर्थात y बराबर हो जाएगा a साइन 2 पाई n1 t प्लस a साइन 2 पाई n2 t। y बराबर y1 प्लस y2। बच्चों अब हम यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे जो कि सूत्र है साइन सी प्लस साइन डी का। हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस सूत्र को लगाने के बाद बच्चों हमें मिलेगा y बराबर a 2 साइन 2 पाई n1 प्लस n2 बटे 2 और ये हो जाएगा इंटू टी। ये हो गया बच्चों साइन सी प्लस डी बटे 2 और यहाँ पे कॉस हो जाएगा 2 पाई n1 माइनस n2 बटे 2 और इंटू टी भी तो है बच्चों, इंटू टी भी है। यहाँ पर ब्रैकेट में गड़बड़ी हुई थी, ये देखिए बच्चों। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी और मिल जाएगा साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। बच्चों यहाँ से कुछ नहीं होगा, बस 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमें परिणामी विस्थापन मिला है, ये जो परिणामी तरंग मिला है बच्चों, यह भी एक सरल आवर्त तरंग का ही समीकरण है, जिसमें कि बच्चों इस तरंग का जो आयाम हो जाएगा, जो परिणामी तरंग मिलेगा उसका आयाम बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो बच्चों इस तरंग का आयाम हम लिखेंगे a बराबर 2a cos पाई n1 माइनस n2 गुणा t। और बच्चों हम देख पा रहे हैं कि जो आयाम हमें मिला है वह समय पर निर्भर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमें a यानी आयाम का मान मिल गया है बच्चों 2a cos पाई n1 माइनस n2 गुणा t और ये आयाम समय पर निर्भर कर रहा है। तो बच्चों अगर हम चाहते हैं पहला स्थिति कि a जो है यानी कि जो आयाम है, जो आयाम a है हमारा क्या हो, अधिकतम हो। आयाम a अधिकतम होगा, आयाम a अधिकतम होगा यदि बच्चों क्या हो, यदि cos पाई n1 माइनस n2 गुणा t का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम हो। अगर आयाम को अधिकतम होना है बच्चों तो cos पाई n1 माइनस n2 गुणा t को अधिकतम होना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि cos का अधिकतम मान कितना हो सकता है, cos का अधिकतम मान हो सकता है बच्चों प्लस माइनस a, दोनों ही मान अधिकतम है। और ये बच्चों तभी संभव है जब जब क्या हो बच्चों, जब पाई n1 माइनस n2 t का मान कितना हो जाए, t गुणा पाई हो जाए, जहां बच्चों p का मान 0 1 2 3 ऐसे आप आगे बढ़ेंगे। बच्चों समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं हम, cos पाई n1 माइनस n2 t जो है अधिकतम मान प्लस माइनस 1 मिलेगा इसका, और प्लस माइनस 1 तभी मिलेगा बच्चों जब वो पाई का क्या हो, पाई का गुणक हो। पाई का गुणक देखिए बच्चों, अगर 0 है तो cos 0 1 होगा, अगर आप cos पाई रखेंगे तो हम माइनस 1 मिलेगा,
वैसे ही क्रमशः प्लस माइनस मान मिलता जाएगा। 0 के लिए +1, 1 के लिए -1, 2 के लिए फिर +1। यहाँ पर हम p का मान रखेंगे, हमें cos के क्रमशः मान मिलते जाएंगे। +-1 मान मिलेंगे p पाई के लिए, जहाँ पर p क्या है बच्चों 0, 1, 2, 3 नंबर हो सकता है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो t का मान कितना होगा, तो बच्चों t बराबर हो जाएगा p पाई बटे पाई n1 - n2, और यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा। तो बच्चों हमें मिल जाएगा t बराबर p बटे n1 - n2। और जब हम यहाँ पर बच्चों p का मान रखेंगे, हमें बच्चों क्या मिला है, हमें मिला है t बराबर p बटे n1 - n2। और यहाँ पे हम बच्चों p का मान रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ेंगे तो हमें t के मान मिलेंगे बच्चों। t का मान 0 मिल सकता है, t का मान 1 बटे n1 - n2 मिल सकता है, 2 बटे n1 - n2 मिल सकता है, 3 बटे n1 - n2 मिल सकता है, और ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं हम। तो बच्चों ये वे समय हैं जहां पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होगी, क्योंकि आयाम अधिकतम होने वाला है। तो अगर हम देखें कि दो तीव्र ध्वनियों के बीच का समय का अंतर कितना होगा बच्चों, तो आप किसी को भी घटा लीजिए। जैसे कि मैं घटा लेता हूँ 2 बटे, मैं घटा ले रहा हूँ 2 बटे n1 - n2 को 1 बटे n1 - n2 से, तो बच्चों हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1 बटे n1 - n2। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा वह समय का अंतर जिसे कि हम रिस्पंद काल भी कह रहे हैं, क्योंकि यह दो तीव्र ध्वनियों के बीच का समय का अंतर होगा। ठीक है बच्चों। अब चलिए, अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि हमें क्या बता रहा है बच्चों। 1 बटे n1 - n2 ये दो क्रमिक तीव्रता की ध्वनियों के बीच का समय अंतराल है। इसका तात्पर्य ये भी है बच्चों कि एक सेकंड में n1 - n2 बार, एक सेकंड में n1 - n2 बार तीव्रता क्या होगी बच्चों, तीव्रता अधिकतम सुनाई देगी, तीव्रता अधिकतम सुनाई देगी। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों, हम अधिकतम की बात हमने कर लिया है, अब हम बात करेंगे न्यूनतम की बच्चों। सेकेंड स्थिति हम लगा रहे हैं कि अगर आयाम ए को न्यूनतम होना है तो ए न्यूनतम होगा। अगर तो किसको न्यूनतम होना पड़े, यदि cos पाई n1 - n2 t क्या हो जाए बच्चों, न्यूनतम हो। ठीक है बच्चों, आयाम न्यूनतम होगा यदि cos का मान न्यूनतम होगा। cos का मान न्यूनतम कितना हो सकता है बच्चों, ये तो जग जाहिर है। cos पाई n1 - n2 t न्यूनतम मान 0 हो सकता है बच्चों। और ये 0 कब कब होगा हमें मालूम है, 0 होगा जब इसका मान कितना हो जाए बच्चों, इसका मान हो जाए पाई बटे 2 का कौन सा गुणक, विषम गुणक बच्चों। यहाँ पे मुझे 1 लिखना चाहिए क्योंकि मैं विषम गुणक की बात कर रहा हूँ। 2p - 1 यहाँ पर भी बच्चों आप p का मान 1, 2, 3 ऐसे रख सकते हैं। चलिए मैं रख के बता दूं आपको। जैसे कि मैं अगर p का मान 1 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 90, तो 90 ही तो मिलेगा बच्चों। हम जानते हैं कि 90 के लिए 0 होता है, तो आज 90 0 होता है बच्चों। अगर हम 2 रखेंगे 2 दूनी 4 - 1 हमें मिलेगा 3 पाई बटे 2। ठीक है बच्चों, इसके लिए भी तो आज का मान 0 होता है। वैसे ही आप रखते जाएंगे तो आपको पाई का विषम गुणक मिलेगा, और पाई के विषम गुणक के पाई बटे 2 माफ कीजिएगा, पाई बटे 2 का विषम गुणक मिलेगा। पाई बटे 2 के विषम गुणक के लिए cos का मान क्या होगा बच्चों,
शून्य होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से टी का मान ज्ञात करना चाहें कि यहाँ से टी का मान कितना होगा बच्चों, यहाँ से हमें टी बराबर मिल जाएगा 2p माइनस 1 बटे 2n1 माइनस n2, 2p माइनस 1 बटे 2n1 माइनस n2। और यहाँ पे हमको मालूम बच्चों कि p का मान क्या रखने वाले हैं, हम 1 2 3 रखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलें। तो हमें मिला है बच्चों p बराबर 2p माइनस 1 बटे 2n1 माइनस n2। हम यहाँ पर p का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ऐसे ही आगे रख सकते हैं। तो बच्चों हमें जो t के संभावित मान मिलेंगे, एक मिलेगा 1 बटे 2n1 माइनस n2, और बच्चों एक मिलेगा 3 बटे 2n1 माइनस n2, और वैसे ही आप मान रखते जाइए, एक बार मिलेगा 5 बटे 2n1 माइनस n2। क्रमशः 1 2 3 के मान रखने पर आपको 3 के लिए मान मिलेंगे। तो बच्चों ये वे समय हैं जिस पर की ध्वनि की तीव्रता आपको क्या एकदम अल्प, एकदम न्यूनतम सुनाई देगी। ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें कि दो न्यूनतम ध्वनि तीव्रताओं के बीच का समय का अंतर कितना है, तो हम देखेंगे कि 3 बटे 2 n1 माइनस n2 बराबर 1 माइनस करना है 1 बटे 2 n1 माइनस n2। तो बच्चों ये आपको मिलेगा 1 बटे n1 माइनस n2। ठीक है बच्चों, यानी कि हर इतने समय के बाद आपको ध्वनि की तीव्रता क्या सुनाई देगी बच्चों, न्यूनतम सुनाई देगी, न्यूनतम होगी ध्वनि की तीव्रता। इसका मतलब ये भी है बच्चों कि हमें हमें हर एक सेकंड में, अतः एक सेकंड में n माइनस वन n1 माइनस n2 बार ध्वनि क्या हो जाएगा बच्चों, ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होगी, ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होगी, ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होगी। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि एक सेकंड में ध्वनि जो है, ध्वनि की तीव्रता जो है बच्चों तीव्र होती है कितने बार, n1 माइनस n2 बार। और बच्चों एक ही सेकंड में ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है बच्चों कितने बार, n1 माइनस n2 बार। अतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विस्पंद की आवृत्ति है, वह विस्पंद की आवृत्ति कितनी हो जाएगी बच्चों, n1 माइनस n2 हो जाएगी। विस्पंद की आवृत्ति हो जाएगी बच्चों n1 माइनस n2। ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।